हेलो, हाँ नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं पूरी तरह से स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी तरह से सजग होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर होने वाला है, ठीक है, आगामी निकट भविष्य में जो एक परीक्षा है उत्तर प्रदेश पुलिस की री एग्ज़ाम, उसके लिए पूरी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और आज से जो अपना SGC सक्सेस द्वार परिवार है, इस पर मेरे प्यारे भाई आज से GS की क्लासेस की शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने आज तक के इतिहास में जितने भी प्रश्न लगभग पूछे होंगे, चाहे वो UPSI का एग्ज़ाम हो, चाहे वो UPASI का पेपर हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा हो, चाहे वो आपका घुड़सवार हो, चाहे वो आपका जेल वार्डर हो, मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए होंगे, उन सब के प्रीवियस ईयर के जो भी प्रश्न होंगे, उन सबको लेके चलेंगे इस सीरीज़ में। आपको देखने के लिए एक सवाल ये लग रहा होगा, लेकिन भैया जब हम डिस्कस करेंगे तो एक प्रश्न में लगभग 2 से 3 प्रश्नों का डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से इत्मीनान से क्लास देखिएगा और इसका जो PDF है आपको वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। चलिए, और रोजाना रेगुलर वीडियो पाने के लिए अगर क्लासेस समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, बेल आइकॉन पे प्रेस कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को, ठीक है भैया। और ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे इस PDF के लिए। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो जैसे आपसे उसने कहा है, क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, नींबू संतरे जाति से संबंधित फलों को किस विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाता है? मतलब नींबू हो गया या संतरा हो गया या मौसमी हो गई, मतलब ऐसे खट्टे फल, इनमें भर भर के कौन सी विटामिन होती है? भर भर के कौन सी विटामिन होती है भैया? तो आप कहेंगे विटामिन C होती है। इनमें कौन सी विटामिन पाई जाती है मेरे प्यारे भाई? C विटामिन पाई जाती है, ठीक है। जो भी खट्टे फल होते हैं इनमें विटामिन कौन सी पाई जाती है? C पाई जाती है। और ये जो विटामिन है C, ये जल में घुलनशील होती है। विटामिन C किस में घुलनशील होती है भैया? जल में घुलनशील होती है। KEDA कीड़ा, ये वसा में, और बाकी जो विटामिन बची वो किस में घुलनशील होती हैं? जल में घुलनशील है। तो विटामिन C किस में घुलनशील होती है मेरे प्यारे भाई? तो आप कहेंगे भैया जल में घुलनशील होती है विटामिन C, ठीक है। अब बात करी जाए कि विटामिन C की कमी से रोग कौन कौन सा हो जाता है? कौन कौन सा रोग हो जाता है भैया विटामिन C की कमी से? तो आप कहेंगे सर त्वचा रोग हो जाता है, त्वचा रोग हो जाता है, ठीक है। खाज खुजली दाद है ना, त्वचा रोग हो जाता है, जिसको स्कर्वी भी कहते हैं, स्कर्वी। इसके अलावा मसूड़ों में ब्लड वगैरह की समस्या हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जुकाम भी हो जाता है भैया विटामिन C की कमी से, जुकाम। अब सोच रहे हो माँ साहब जुकाम कैसे? जुकाम तो अगर हम भरी दोपहरी में घरे जाएं और अगर ठंडा पानी पी लें फ्रिज का, तब भी हो जाता है। तो वहाँ तो विटामिन C की कमी नहीं है ना भाई। विटामिन C की अगर कमी होगी तो जनरली जुकाम की समस्या है, जल्दी जुकाम होंगे, लगातार जुकाम होंगे। आपने कई बार देखा होगा कि सुना होगा तुमने, अरे हमारा जुकाम सही ना है रहा। भैया वो ऐसा ही जुकाम होता है जो विटामिन C की कमी से होता है। बात क्लियर है? बात क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक है। UPSI ने 1999 में पूछा था, बहुत लंबा टाइम हो गया। चलते हैं आगे और अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। भारत में हाथी परियोजना की मेरे प्यारे भाई अगर आपसे बात करी जाए कि भारत में हाथी परियोजना कब शुरू करी गई थी, बताना जरा। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई? तो भारत में जो हाथी परियोजना है वो फरवरी 1992 में शुरू हुई थी। हाथी परियोजना भारत में 1992 में शुरू हुई थी, ठीक है। जो हाथियों की मौजूदा आबादी है और जो उनके प्राकृतिक आवास हैं, जो उनके रहने के स्थान हैं, वो कैसे बने रहें? सुनिश्चित बने रहें, उनकी संख्या में ज़्यादा कमी न हो। इसके लिए मेरे प्यारे भाई हाथी परियोजना फरवरी 1992 में शुरू करी गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा हाथी किस राज्य में है, तो आप कहेंगे भैया कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा हाथी जो हैं वो कहाँ पर हैं? कर्नाटक में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पाए जाते हैं भाई? कर्नाटक में पाए जाते हैं। और अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। अगला प्रश्न भैया ताजमहल से संबंधित है। प्यार मोहब्बत की निशानी ताजमहल, और ये बताना ये बेरंग क्यों हो रहा है? ताजमहल बेरंग क्यों हो रहा है? तो क्या नाभिक विस्फोटों के कारण हो रहा है?
अब नाभ की विस्फोट आगरा में है ताजमहल, नाभ की विस्फोट यहाँ कहाँ होते हैं भैया? नहीं, गलत हो जाएगा। गंदे खुलो नाले के कारण ये बेरंग हो रहा है। अच्छा जी। ज्वालामुखी के उद्गारों से निकली गैस कारण ज्वालामुखी आज तक के इतिहास में नहीं आई, इधर आगरा बगरा में। ठीक है, तो ये गलत। अब गंदा खुला नाला की वजह से बेरंग तो नहीं हो सकता ताजमहल। मान लो गंदे नाले का पानी है, वो नीचे फ्लो होगा जमीन पे, तो वहां ताजमहल तक उसका क्या मतलब है? नहीं भाई। अम्लीय वर्षा के कारण, यस, दिस विल बी द राइट आंसर। भैया जब अम्लीय वर्षा होती है तो उसका जो पानी है वो ताजमहल के ऊपर भी गिरता है, और ऊपर गिरता है तो अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का रंग कैसा हो रहा है? ताजमहल मेरे प्यारे भाई बेरंग हो रहा है अम्लीय वर्षा के कारण। ठीक है, अम्लीय वर्षा के कारण सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो गैस होती है वो बदरंग कर रही है ताजमहल को। सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति होती है अम्लीय वर्षा में, इसके कारण ये कैसा हो रहा है? बेरंग हो रहा है। बात अगर ताजमहल की करी जाए, ताजमहल की करी जाए तो विश्व के 7 अजूबों में से एक अजूबे के रूप में ताजमहल भी है। आप जानते हैं, बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं। ताजमहल कहाँ स्थित है जी? आगरा में स्थित है, आगरा में स्थित है ताजमहल। बात अगर आगरा की करी जाए तो बताइए आगरा की स्थापना किसने की थी? तो आप कहेंगे भैया आगरा की स्थापना 1504 में लोधी वंश का एक राजा था और इसका नाम था सिकंदर लोधी। तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने 1504 में की थी। ठीक है जी। अब आगरा की अगर बात करी जाए तो ताजमहल आगरा में स्थित है। ठीक है, आगरा में। आगरा का किला भी है, आगरा का लाल किला भी है, आगरा का लाल किला भी है। ठीक है, लाल किला भी है आगरा में। और आगरा में अकबर का मकबरा भी है, अकबर का मकबरा। तो अकबर का मकबरा कहाँ पर है? अकबर का मकबरा कहाँ पर है भैया? तो ये भी आगरा में है ना, आगरा में है। ठीक है, आगरा में सिकंदरा, आगरा में एक जगह है सिकंदरा, तो सिकंदरा पर अकबर का क्या है? मकबरा है। इसके अलावा अगर बात करी जाए कि ताजमहल बना किससे है, तो आप कहेंगे जी संगमरमर से बना है, संगमरमर। ठीक है, संगमरमर पत्थर से बना है। ठीक है, संगमरमर से बना है ताजमहल। ये कहाँ से आई थी? तो ये राजस्थान के नागौर, राजस्थान का नागौर जिला है, वहाँ पर मकराना, मकराना की खान से ये संगमरमर आया है, नागौर। अब नागौर से एक प्रश्न और, नागौर क्यों फेमस है भैया? नागौर आपने इतिहास में कब पढ़ा नागौर? तो आप कहेंगे भैया पंचायती राज की जो शुरुआत है भारत में, पंचायती राज की शुरुआत है, पंचायती राज की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ से की थी? तो नागौर के बगथरी गांव से। ठीक है, नागौर के बगथरी गांव से की थी। याद आ रहा है क्या? नागौर के बगथरी गांव से पंचायती राज की क्या हुई थी मेरे प्यारे भाई? शुरुआत हुई थी। और नागौर में स्थित मकराना, मकराना की खान से क्या आया था? संगमरमर आया था। बात क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलते हैं आगे। उसने बोला मानवता को, मानवता को भारत के लिए, ये देखो यूपीएसआई में पूछा गया, 2021 का सवाल है। ठीक है, 9534 जो वैकेंसी आई थी, बट आई थिंक ये सबके लिए बोनस है। बहुत आसान सा प्रश्न है। मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार 2 महाकाव्य रामायण और कौन सा भैया? महाभारत। रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत हैं। अब बात करी जाए महाभारत, महाभारत की रचना किसने की थी? तो आप कहेंगे भैया वेद व्यास ने की थी। महाभारत को लिखा किसने था जी? वेद व्यास ने लिखा था। महाभारत को किसने लिखा? आप कहेंगे जी वेद व्यास ने लिखा महाभारत को। ठीक है, महाभारत को वेद व्यास ने लिखा। इसके अलावा अगर पंचतंत्र की बात करी जाए तो पंचतंत्र किसने लिखी? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने। ठीक है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा हो गए। ठीक है जी, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं अर्थशास्त्र की, तो आप कहेंगे भैया ये कौटिल्य ने लिखा था, कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य भी कहते हैं, चाणक्य। ठीक है, चाणक्य ने क्या लिखा था? चाणक्य ने लिखा था अर्थशास्त्र। नाम से ऐसा कन्फ्यूजन मत हो जाना, अर्थ माने होता है पैसा टका, तो क्या ये पैसा टका से संबंधित थी भाई? अर्थशास्त्र नहीं, ये राजनीति से संबंधित पुस्तक है, ध्यान रखना, राजनीति से संबंधित पुस्तक है अर्थशास्त्र। और बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? इसका आंसर आपको, बुद्ध चरित्र किसने लिखा, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, वीडियो के कमेंट में आपको बताना है बुद्ध चरित्र किसने लिखा था, बुद्ध चरित्र किसने लिखा था। क्लियर? चलते हैं आगे। और आपके लिए अगला प्रश्न ये रहा भाई, कान्यकुब्ज। क्वेश्चन है कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है?
गंगा नदी के किनारे है वो शहर, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। गंगा नदी के तट पर है भैया, और गंगा नदी के तट पर ये शहर है। इत्र की नगरी के नाम से इसे जानते हैं, कान्यकुब्ज को इत्र नगरी के नाम से जानते हैं। तो मतलब आप कहेंगे कन्नौज। क्या है? कन्नौज। गंगा नदी के किनारे स्थित है कन्नौज, इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गुलाब जल इत्र यहाँ से बनते हैं। ठीक है, कन्नौज। और कन्नौज में आकर रामगंगा, कन्नौज में ही आकर रामगंगा नदी किस में मिलती है? गंगा में। कन्नौज के पास मिलती है रामगंगा नदी। रामगंगा किसकी सहायक है? तो कन्नौज की सहायक है रामगंगा। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से होके जाती है रामगंगा, इसलिए उसका नया नाम क्या हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क। बरेली शहर किस नदी किनारे है? रामगंगा किनारे है। तो इत्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? इत्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो कन्नौज को जाना जाता है। और कान्यकुब्ज के नाम से, कान्यकुब्ज के नाम से किसको जानते हैं भैया? कन्नौज को जानते हैं। और जो अभी रिजल्ट आया कल चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, तो कन्नौज से जो विजेता घोषित हुए हैं वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। ठीक है, तो यहाँ से अखिलेश यादव सांसद हैं। अखिलेश यादव यहाँ से सांसद है भाई। ठीक है, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है समाजवादी पार्टी। ठीक है, जिसने लोकसभा के चुनाव में 37 सीटों पर फतेह हासिल की। सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी 240, उसके बाद 99 सीट कांग्रेस को मिली हैं, और उसके बाद तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी 37। ठीक है, तो ये हो गया भैया, कान्यकुब्ज के नाम से कन्नौज को जाना जाता है। आगे चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, और प्रश्न ये कह रहा है भैया, क्या कह रहा है जी? तो प्रश्न ये कह रहा है कि मौर्य वंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? यूपी कांस्टेबल 2019 का प्रश्न है, 27 जनवरी का। तो आप पता है भैया, मगध जो है, उस समय जो मगध था वो आजकल बिहार के नाम से जाना जाता है ना। मगध को किस नाम से जानते हैं भाई? बिहार के नाम से जानते हैं। ठीक है, बिहार के नाम से जानते हैं, बिहार के नाम से जाना जाता है। बिहार की स्थापना 1912 में, बंगाल से अलग हुआ था बिहार 1912 में। ठीक है, तो बिहार कब बना था? 1912 में बना, बंगाल से अलग होकर। पहले बंगाल पूरा था एक, फिर बंगाल से अलग होकर बिहार बना। ठीक है, बंगाल से बिहार होकर, बंगाल से अलग होकर बिहार बना, फिर बिहार से भी अलग होकर उड़ीसा बना, बिहार से अलग होकर उड़ीसा बना, और इसके अलावा बिहार से ही अलग होकर झारखंड बना। ठीक है, बिहार से अलग होकर झारखंड बना और उड़ीसा बना। तो 1912 में बिहार बना, उस समय मगध था इसका नाम। और आजकल किस नाम से जानते हैं भैया इसको? तो आजकल इसको जानते हैं बिहार के नाम से। अगर बात करी जाए कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप कहेंगे जी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, मैन इसकी अगर कहानी जाने तो 2 मिनट समझेंगे। ठीक है, 2 मिनट दीजिएगा, बताता हूं तुम्हें। तो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चाणक्य का नाम आपने सुनाया, अभी मैंने बताया था चाणक्य, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के अध्यापक थे भैया। तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्यापक थे चाणक्य। और उस समय जो अखंड भारत था, उस भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया। सिकंदर ने क्या किया? आक्रमण किया। अब सिकंदर की सेना बहुत विशाल थी भैया। सिकंदर की सेना बहुत ज़्यादा थी उस समय, और इस सिकंदर का सपना था कि मुझे पूरा विश्व जीतना है। तो उसी अपने सपने को पूरा करने के लिए इसने भारत पर अटैक किया। सिकंदर की सेना बहुत विशाल थी। चाणक्य को ये बात समझ में आ गई कि अगर सिकंदर ने भारत पर अटैक कर दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी भाई। उस समय जो यहाँ का शासक था मगध का, उस समय मान के चलो सबसे बड़ा साम्राज्य भारत में मगध ही था, तो मगध ही बोला जाता था उस समय। तो उस समय मगध का जो शासक था वो घनानंद था। कौन था? घनानंद। ठीक है, कौन था भैया? घनानंद शासक था। तो चंद्रगुप्त मौर्य गए सीधे भागते हुए, चाणक्य गए भागते हुए
घनानंद के पास, और घनानंद से कहा सिकंदर अटैक करने वाला है, कुछ करिएगा। ये बहुत बड़ा शराबी था, मतलब अपना मस्त रहता ज़िंदगी में, मुजरा बुजरा देखना, तकिया लगा के आराम से, और अपना नशा वसा करके रहता था। तो जब चाणक्य ने कहा कि अटैक होने वाला है, कुछ करो, तो घनानंद ने कहा अरे ब्राह्मण जी, है ना, चुटिया वुटिया रखते थे ये कि चले जाओ यहाँ से, है ना, हमारे मस्ती में विघ्न डाल रहे हो। और इनकी चुटिया पकड़ के खींच दी, चुटिया खुल गई चाणक्य की। चाणक्य ने उसी दिन कसम खाई थी कि भाई साहब चुटिया ये तभी बंधेगी, अब ये चोटी तभी बंधेगी जब घनानंद का क्या कर दिया जाएगा, अंत कर दिया जाएगा, घनानंद को अंत कर दिया जाएगा। अब हुआ ये, अब चाणक्य चले गए, ठीक है। अब चाणक्य की जो मुलाकात हुई फिर हुई चंद्रगुप्त मौर्य से। एक बहादुर बालक इन्होंने देखा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को देखा चाणक्य ने, तो चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दीक्षा दी, और चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर की सेना में क्या कर दिया, शामिल कर दिया। सिकंदर की सेना में शामिल करा दिया चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य जहर विद्या जानता था, जहर विद्या जानता था भैया, चंद्रगुप्त मौर्य जहर विद्या जानता था। सिकंदर की सेना में चंद्रगुप्त मौर्य को भर्ती करा दिया, शामिल हो गया चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में। सिकंदर की सेना में चंद्रगुप्त मौर्य शामिल हो गया। अब वहाँ जाके इसने अफवाह फैला दी कि अगर भारत में अगर तुम जाओगे भारत में, नदी पार करनी पड़ेगी रावी। और इसने ये अफवाह फैला दी कि इस नदी में ना भाई भूतों का साया है, भूत भूत रहते हैं, तुम मत जाना नदी में। अगर गए और भारत पर अटैक किया तो तुम मर जाओगे, बच नहीं पाओगे। लोगों ने माना नहीं इस बात को, जो सैनिक थे, नहीं झूठ कह रहे हो तुम। उनने 2-4 को पहले ही अपनी जहर विद्या दे दी थी कि चलो डेमो दिखाओ चल के। तो 4-6 को ले गया, चलो डेमो देख लो। तो जिन जिन को उसने दिया था भाई जहर वहर, वही 2-4 इसमें खुदाए, और पता चला जब वो बाहर निकले उन्हें लकवा वकवा हो गया, दिक्कत हो गई। तो जो सैनिकों थे उनमें भगदड़ मच गई, महाराज कछु होए, हम भारत पर आक्रमण नहीं करेंगे। और सिकंदर यहाँ से वापस लौट गया था। हालांकि पोरस वगैरह ये आगे पढ़ेंगे, हाइडेस्पीस का युद्ध पढ़ेंगे आगे। तो सिकंदर लौट गया था वापस, और 326 में बेबीलोन में सिकंदर की क्या हो गई थी, 326 ईसा पूर्व बेबीलोन में सिकंदर की क्या हो गई थी भैया, मृत्यु हो गई थी। इसके घोड़े का नाम बुकेफल था, ये कहानी आपको पता है। अब सिकंदर जब लौट गया, सिकंदर भाई लौट गया, अब चाणक्य ने अब बताया चंद्रगुप्त को कि जी हमारी छुट्टियां खुली हुई देख रहे हो, हाँ गुरु जी, तो जी घनानंद ने खोली थी। अच्छा इतनी हिम्मत, तो गया ये जाके, है ना। फिर घनानंद का अंत किया किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और मौर्य वंश की स्थापना हुई थी मगध में। बात क्लियर है, यहाँ तक चलते हैं आगे। अब बात ये आती है, क्वेश्चन ये है कि तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। तो तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन भैया कहाँ किया गया था, तो ये पाटलिपुत्र में किया गया था। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया प्रश्न है, पाटलिपुत्र में किया गया था। तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन किसने करवाया था, अशोक ने। तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था मेरे प्यारे भाई, अशोक ने करवाया था 251 ईसा पूर्व, है ना, 251 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर करवाया था, पटना में करवाया था। और इसका जो अध्यक्ष था वो मोगली पुत्र तिस था, है ना, मोगली पुत्र तिस इसका क्या था, अध्यक्ष था। तो तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था मेरे प्यारे भाई, पाटलिपुत्र में, जिसको आप पटना के नाम से जानते हो, ठीक है। और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, बताना जरा। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, आप कहेंगे भैया कुंडलवन में। कहाँ पर हुआ था, कुंडलवन, जम्मू कश्मीर। किसने करवाया था, कनिष्क ने। किसने करवाया था, कनिष्क ने करवाया था चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन। चले आगे, चलो बताइए, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश मृगदा वन यानी सारनाथ में दिया था, ठीक है। सारनाथ में दिया था, बनारस से, वाराणसी से 10-12 किलोमीटर दूर स्थित है सारनाथ। तो सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, किसने, गौतम बुद्ध ने। एक्चुअली हुआ था बुद्ध के साथ में, बुद्ध जब गए थे इनके साथ में 5 लोग और गए थे, इनके दोस्त। जब इन्होंने घर छोड़ा था 29 साल की अवस्था में, तो इनके साथ में 5 दोस्त और गए थे। अब 5 दोस्त, अब ये सारनाथ में ये तपस्या कर रहे हैं सभी 6।
अब यहाँ से गौतम बुद्ध तो आपको पता है कहाँ चले गए थे, बौद्ध गया। गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ये बौद्ध गया चले गए बिहार में। बाकी ये पांचों दोस्त थे वो यहीं बैठ के रह गए। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब ये वापस अपने दोस्तों के पास, ये जो 5 बैठे थे, तब ये वापस लौट के आए थे और इन्होंने इनको ही, ये जो 5 दोस्त थे, इनको ही अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, इनको ही अपना पहला उपदेश दिया था। तो पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ पर दिया था भाई? तो आप कहेंगे भैया सारनाथ में दिया था। ठीक है, सारनाथ में दिया था। बात क्लियर है? ठीक है, ऋषिपत्तनम सारनाथ। ठीक है, और इसको किस नाम से जानते हैं? पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन, इसको याद रखना। पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इन्होंने सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? बताइए, गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए थे वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती, उस समय कौशल हुआ करता था श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती, आज तो अपना ही है ये, श्रावस्ती में। ठीक है, श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। ठीक है, और इनको 35 साल की अवस्था में निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बात क्लियर है? क्लियर। आगे चलते हैं और बात ये आती है कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 का प्रश्न है भैया, निम्नलिखित मुगलों में से उनके साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप कहेंगे जी मुगल वंश की स्थापना जो की थी वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने की थी। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बेटे का नाम था क्या? अकबर। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। आपको पता होगा पानीपत के पहले युद्ध में 1526 में, पानीपत के पहले युद्ध में 1526 में, सॉरी मैंने अकबर कह दिया क्या? अरे इनका हुमायूं था भैया, हुमायूं, सॉरी मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। बाबर का कौन हुआ? हुमायूं का कौन था? अकबर। हुमायूं का अकबर, सॉरी फॉर दैट। तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, पानीपत के पहले युद्ध में लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी को हराया किसने? बाबर ने, और मुगल वंश की क्या की भैया? स्थापना की। ठीक है, तो बाबर ने की थी, याद रखना। बाबर, ये बाबा था किसका? अकबर का दादा था। आगे चलते हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को 2 भागों में, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? जग जाहिर है, दुनिया को पता है, तुम्हें भी पता होना चाहिए भैया, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। ठीक है, 20 जुलाई 1905 को, 20 जुलाई 1905 को कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में विभाजित किया। एक पूर्वी बंगाल, ठीक है, पूर्वी बंगाल, और दूसरा बंगाल। पूर्वी बंगाल में असम वगैरह का जो क्षेत्र था, ठीक है, बांग्लादेश वगैरह जो है वो इस समय था, तो उसको पूर्वी बंगाल, और वर्तमान वाले बंगाल को बंगाल। ठीक है, तो ये किसके दिमाग की भैया उपज थी? तो ये कर्जन। आगे चलते हैं। 1857 के महान विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 का जब विद्रोह हुआ था, 1857 का जब विद्रोह हुआ, ठीक है, इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 के विद्रोह के बाद आप जानते हैं गवर्नर जनरल के पद को हटाकर वायसराय कर दिया गया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद 1858 के अधिनियम में। तो इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था भैया वो कैनिंग था। कौन था? कैनिंग। तो हम कैनिंग के बारे में इसीलिए कहते हैं, कि ये अंतिम गवर्नर जनरल था, और पहला वायसराय था कैनिंग। ठीक है, कैनिंग। तो 1857 का विद्रोह आपने पढ़ा होगा, 1857 का विद्रोह, ठीक है, एक सैनिक विद्रोह था। ये सैनिक विद्रोह था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसमें आम लोगों ने भी भाग ले लिया। ठीक है,
आम लोगों ने भी भाग ले लिया। पहले इसकी शुरुआत सैनिक विद्रोह के रूप में हुई थी, ठीक है। और इसका जो तात्कालिक कारण था वो यही था, चर्बी वाले कारतूस की घटना, पता होगा चर्बी वाले कारतूस की घटना। तो ये क्या थी, जरा 2 मिनट समझ लेते हैं। तो अंग्रेजी सेना में भैया ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर, ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर, ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर इनफील्ड राइफल, राइफल का नाम इनफील्ड, राइफल का नाम इनफील्ड, तो इनफील्ड राइफल लॉन्च की गई, ठीक है। सेना में ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर इनफील्ड राइफल लॉन्च की गई। अब इसका जो कारतूस था, इसका जो कारतूस था भाई, इसमें एक तरफ लगा था गाय की चर्बी और एक तरफ थी सूअर की चर्बी। तो अब इसको चलाते समय और जैसे कारतूस डालना है और निकालना है तो मूस का यूज किया जाता था, इधर से भी इधर से भी। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी। हिंदुओं के लिए ये पवित्र है तो मुस्लिम इसको, ठीक है। तो हिंदू और मुस्लिम की भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी। तो भाई 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर का जवान था जिसका नाम क्या था, मंगल पांडे। बलिया का रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश बलिया के रहने वाले थे मंगल पांडे। तो बलिया के रहने वाले थे मंगल पांडे। तो मंगल पांडे ने जनरल बाग और हुसैन को गोली मार दी थी। विरोध किया उन्होंने, वो पंडित जी थे, विरोध किया, मान जाओ रहने दो, ये बंदूक हम नहीं चलाएंगे। नहीं माने तो दोनों को गोली मार दी, दोनों मर गए। और इसके विरोध में मंगल पांडे को पकड़ लिया गया और मंगल पांडे को भैया फांसी हो गई, है ना, मंगल पांडे को फांसी हो गई। अब इसी के विरोध में पूरे देश भर के सैनिक इकट्ठे हुए और प्लान बनाया मेरठ में 10 मई 1857। 10 मई 1857 को ये मेरठ में, अगर बोला जाए 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है तो मेरठ से। 10 मई 1857 को ये सभी लोग कहाँ पर इकट्ठे हुए, मेरठ में। और मेरठ के कोतवाल थे धन सिंह गुर्जर। अगर पुलिस में तुम्हें जाने का मौका मिलेगा तो जब ट्रेनिंग करने के लिए अगर मेरठ मिल गया आपको, तो मेरठ का जो प्रशिक्षण केंद्र है पुलिस ट्रेनिंग, उसका नाम है धन सिंह गुर्जर प्रशिक्षण केंद्र मेरठ, ठीक है, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र मेरठ। तो फिर ये लोग सीधा दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में आपको पता ही आगे की कहानी, बहादुर शाह जफर को अपना नेतृत्वकर्ता घोषित कर देंगे, ठीक है। रोटी और कमल 1857 के विद्रोह का प्रतीक था। आगे चलते हैं, ठीक है। और आगे आपके लिए प्रश्न ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसको कहा जाता है? सुचेता कृपलानी, ठीक है। सुचेता कृपलानी को भारत छोड़ो आंदोलन की रानी कहा जाता है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन की रानी कहा जाता है। सुचेता कृपलानी नहीं, सुचेता नहीं होना चाहिए। अरोड़ा आसफ अली, ठीक है, दोनों पे थोड़ा सा देखना, अरोड़ा आसफ अली होगा, ठीक है, अरोड़ा आसफ अली। भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है? तो अरोड़ा आसफ अली को। अब बात करी जाए सितारा देवी, लच्छू महाराज, बिज्जू महाराज, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के फेवरेट प्रश्न हैं भैया। इनका संबंध किससे है? तो आप जानते हैं कत्थक से। सितारा देवी का संबंध किससे है? कत्थक से। कत्थक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, कत्थक, ठीक है। कत्थक, सितारा देवी का संबंध किससे है? तो सितारा देवी का जो संबंध है वो कत्थक से है। सितारा देवी का संबंध किससे है भाई? कत्थक से है, ठीक है। 1920 में इनका जन्म हुआ था और रिसेंटली कुछ साल पहले, मतलब 10 साल पहले लगभग, 2014 में इनकी क्या हुई है? मृत्यु हुई है, ठीक है। भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी ये और कत्थक के लिए जानी जाती थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको, सितारा देवी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने नर्तक
समागी। सम्राट का जो विलोम होता है वो क्या होता है? समागी। तो नर्तक समागी की उपाधि दी किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर यानी गुरुदेव ने, गुरुदेव। रविन्द्रनाथ टैगोर यानी गुरुदेव ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और सितारा देवी को नर्तक सामग्री किसने कहा? तो आप कहेंगे भैया रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। बात सच्ची है यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। पुरानी मुद्रा, कुछ दिन पहले की बात है, आप जानते हैं नोटबंदी यानी विमुद्रीकरण कहा जाता है। ठीक है, विमुद्रीकरण कहा जाता है, डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन पुरानी मुद्रा को समाप्त करके उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी करने की कार्रवाई क्या कहलाती है? डिमोनेटाइजेशन कहलाती है। ठीक है, आपको तारीख याद होगी 8 नवंबर 2016 है ना। आए थे और आके बस 8 बजे थे शाम के, और एक घोषणा कि आज रात 12 बजे से 1500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। याद आ रहा है? तो विमुद्रीकरण, नोटबंदी 8 अप्रैल 2016। ठीक है, नोटबंदी कहलाती है। चलिए, आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। ठीक है, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। जायद फसल के मौसम, जायद फसल के मौसम खाली जगह मौसम के दौरान होती है। भैया जायद फसल कब होती है? जायद फसल की कब होती है? तो जायद फसल आप कहेंगे प्यारे भाई ग्रीष्म ऋतु में होती है। अभी जैसे तरबूज खरबूज चल रहा है, ठीक है, खीरा ककड़ी, तो ये सब ग्रीष्म ऋतु की फसलें हैं जायद। ठीक है, जैसे रबी हो गया, रबी, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, जायद की फसल। रबी में कितने अक्षर होते हैं? गेहूँ। रबी में अक्षर होते हैं 2। गेहूं में कितने अक्षर होते हैं? 2। गेहूं में 2, रबी में 2। तो गेहूं के साथ जितनी भी फसलें होती हैं, गेहूं के साथ जो भी फसलें, मतलब सब जनरली किसान होंगे जानते होंगे भैया गेहूं के साथ में क्या क्या होता है। सरसों होती है सर्दियों के समय, है ना, सरसों हो गई, ठीक है, मटर हो गई, मतलब जो फसलें सर्दियों में होती हैं वो रबी की फसलें। खरीफ में कितने होते हैं? 3। बाजरा में कितने होते हैं? 3। बाजरा, बाजरा में भी कितने होते हैं? 3। खरीफ में कितने होते हैं? 3। तो बाजरा के साथ जो जो फसलें होती हैं, मक्का, बाजरा, ठीक है, मक्का, बाजरा, ज्वार, तो ये जो फसलें हैं ये कहलाती हैं भाई खरीफ की फसलें। ठीक है, मक्का के साथ जो भी फसलें होती हैं, बाजरा के साथ जो होती हैं वो खरीफ की फसलें। और इन दोनों फसलों के बीच में जो समय मिलता है गर्मियों के महीने में जो फसलें बोई जाती हैं, जैसे सब्जियां हो गई, खीरा ककड़ी तरबूज खरबूज, तो ये होती हैं जायद की फसलें। ठीक है, ये होती है भाई जायद की फसलें। तो जायद की फसल कब बोई जाती है? आप कहेंगे भैया ग्रीष्म ऋतु में होती हैं ये जायद की फसलें। ठीक है, तो आई होप सो समझ में आया होगा भाई। ठीक है, आज ये पहली क्लास थी अपनी। ठीक है, तो हो सकता है अभी पेन वैन भी थोड़ा सा दिक्कत दे रहा हो, और ठीक है, बाकी ऐसी रोजाना आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, और इनको देखिएगा और याद करने का प्रयास करिएगा। सब प्रीवियस ईयर के प्रश्न होंगे। आज केवल यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर, इनके प्रश्न थे। कल से इसमें भैया रेलवे को भी शामिल करा जाएगा। ठीक है, रेलवे के प्रश्न भी होंगे और ये यूपी वाले भी होंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर। तो फिर आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।